हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आपका स्वागत करता हूँ पाठशाला क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पहला चैप्टर हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर अप कर दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 4 विच इज़ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने टाइप की हैं, वो सब देखनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जब दो कंपोनेंट्स को मिला के हम एक मिक्सचर बनाते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसको हम कहलाते हैं डिसोल्यूशन। अगर उसी सोल्यूशन से हम कुछ पार्टिकल्स निकालते हैं, पार्टिकल्स मतलब जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसको हम निकाल देते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। सेपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन, कोई ज़्यादा मुश्किल से होता है तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसे मिक्सचर्स भी होंगे जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उनको कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कंपोनेंट या आपका मैं बोलूँ एक मिक्सचर है जिसको अलग ही नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हों, उनके कंपोनेंट को आप सिंपल डिस्टिलेशन या सिंपल बॉइलिंग से अलग नहीं कर सकते। तो यही हमारा होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी है, इसको पढ़ लेंगे थे। अ सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर लिक्विड द कंपोजिशन ऑफ विच डज नॉट चेंज अपॉन डिस्टिलेशन। बात समझ में आई? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमारे क्या होंगे? ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिनके दोनों कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर सकते। अलग ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, हो जाएगा, बट उसके लिए हमको एक थर्ड कंपोनेंट ऐड करना होता है। वो आपके कोर्स से लेवल से ऊपर है तो उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हमें अब आगे देखना है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दो टाइप होते हैं। पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें देखते हैं। तो पहला हमारा आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मैं जैसे कि हमने देखा कि दो कंपोनेंट हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जब उनका मिक्सचर बना देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनका एक इंटरमीडिएट बॉइलिंग पॉइंट आएगा। इंटरमीडिएट का मतलब है कि ना ही वो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ना ही वो वाटर का होगा, दोनों का कोई कंबाइंड होकर कुछ बीच का आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 79 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, और वाटर का होता है 100 डिग्री। अब जब इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 78 डिग्री का। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अगर देखें, कंपेयर करें, तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आया उसका 78 डिग्री है, जो कि है कम दोनों कंपोनेंट्स को लेके। इसीलिए इसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि दोनों कंपोनेंट से लेस आया आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे इथेनॉल और वाटर का। तो बात समझ में रहे हो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या हैं। उसी तरीके से हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, दोनों कंपोनेंट से जो आपको इंडिविजुअल अगर हम देखें कि उनका बॉइलिंग जो भी रहेगा, उससे जो भी मिक्सचर बनाएंगे हम, वो क्या आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में, नाइट्रिक एसिड और वाटर। नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 83 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है, जो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आएगा, वो आएगा 120 डिग्री 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जब इन दोनों कंपेयर करोगे, तीनों कंपोनेंट्स को कंपेयर करोगे, प्योर कंपोनेंट्स को और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, तो बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉपिक का आ रहा है वो आ रहा है ज़्यादा, विच इज़ 120.5। तो बात समझ में आई, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या हुए और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या हुए। अब इन दोनों को हम राउल्ट्स लॉ से कैसे कंपेयर करेंगे। सिंपल सी बात है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो देंगे जिनमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो देंगे जिनका जो डेविएशन है वो नेगेटिव डेविएशन है। इसकी डिटेलिंग आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना जानें आपके लिए सफिशिएंट है। ये एग्ज़ाम में आता है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, सीबीएसई हो या आईएससी हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है, सिंपल सा डेफिनेशन लिखवा रखा है जो देख लीजिए आप। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन दी नेचर। कहने का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट, जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब है कि पोलर है, नॉन पोलर है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती।
वो सिर्फ ये डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल उसमें डिज़ोल्व हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो आपके सामने दो कंटेनर हैं, ए और बी। दोनों में आप जैसे देख पा रहे होगे कि दोनों में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका जो नंबर्स है वो डिफरेंट है। कंटेनर ए में देखें तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल हमें कम दिख रहे हैं, कंटेनर बी में नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड ए का ज़्यादा होगा कि बी का? अब ध्यान रखना, बी का ज़्यादा है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की होगी। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो डिसोशिएट नहीं होते। जैसे बेंजीन है, बेंजीन डिसोशिएट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें विच इज़ NaCl, अगर उसे पानी में डालेंगे या उसको हीट अप कर देंगे तो वो क्या होता है, आयन से बदल जाएगा। तो वो अभी हम आगे देखेंगे क्या है। फिलहाल हम ध्यान रखना है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चारों के चारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चारों को बहुत डिटेलिंग में जाना है, इनके बारे में हमें देखना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो चार टाइप्स हैं, पहला टाइप है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ वन है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको ध्यान रखना है। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोगों को डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे हम काम एक ही करेंगे। हमें काम करना है, मोलर मास निकालना है सॉल्यूट पार्टिकल का, ठीक है। तो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से हम एक ही काम करेंगे कि जो भी मोलर मास होता है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल का, उसका मोलर मास निकालना होता है। अब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये हम आगे देखेंगे। तो हम अपनी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन आप लोगों को पहले क्लियर कर चुके हैं, नहीं क्लियर है तो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। अब ध्यान रखो कि जो वेपर प्रेशर होता है वो आपके किस पे नंबर ऑफ जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि नॉन वोलेटाइल हैं बढ़ेंगे, उतना ही वेपर प्रेशर आपका कम होगा। जैसे फिगर में देखिए आप, प्योर सॉल्वेंट है, सरफेस पे आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट कंपोनेंट है, तो कि वेपर प्रेशर आपका डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगा प्योर सॉल्वेंट पे। जैसे कि हमने देखा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, जो भी प्रेशर लिक्विड सरफेस पर लगता है हम उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जो सरफेस पे थे वो कम हो गए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि एवोपरेट नहीं होंगे वो सरफेस पे रहेंगे, जो आपके सॉल्यूशन का क्या कम करेंगे, वेपर प्रेशर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड अप करेंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग इसका जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये हम लोगों ने देखा है, उसी का हम यूज़ करेंगे। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है आपको कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। जैसे पी ए आपको पता है कि सोल्यूशन का प्रेशर होता है, पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का होता है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए। क्लियर है। तो इसका इंटरचेंज करके हम लोग ये करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं सामने है आपके, डिराइव कर रखा है मैंने। फिर भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे किया हमने। तो हमने एक्स ए को नीचे ले गए पी नॉट ए के, ठीक है, पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दोनों तरफ हम 1 से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कि सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू ए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हुई है, 1 माइनस एक्स ए, कंपोनेंट 2 हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो उससे सॉल्व करके हमने क्या बना दिया, एक्स बी आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन आया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, ठीक है। आप इसको एक्स ए में भी लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, पी नॉट ए माइनस पी यू को कलेक्टिवली बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना कम हुआ उसको बोला जाएगा कि इतने से ये कम हुआ। इसकी कभी कभी डायरेक्टली वैल्यू दे रहती है एग्जाम में, जो भी आप पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा, पी नॉट ए माइनस पी ए अगर अपॉन पी नॉट ए हो जाता है तो वो कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है, अब हम उसको देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
तो जितना ज़्यादा आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब जितना कंपोनेंट आपका किसका, सॉल्यूट का बढ़ेगा, तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ बात है बात जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, विच इज़ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल है, सिंपल जो भी एक्सप्रेशन हमने पीछे डराइव किया है उसी का यूज़ करना है। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स भी होता है। अब मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, तो उसको सॉल्व करेंगे। उसको जब खोलेंगे तो आएगा आपका एक्स बी इक्वल्स टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स से बहुत छोटे होंगे। हम ऐसा आइडियली मानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स से छोटे होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, अब मैंने बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, तो इससे क्या होगा, हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो Na की कंपैरिजन में Nb नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी ओवर एन ए। नंबर ऑफ मोल्स का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी, अगर इनको नहीं याद है दोबारा बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जितना आपको नंबर ऑफ मोल्स के जिसका भी दिया हुआ है उसका वेट, उसका अपॉन में मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। जैसे मैं आप बता चुका हूँ कि बी किसके लिए यूज़ किया जाता है, ए किसके लिए यूज़ किया जाता है। ए हमारा सॉल्वेंट के लिए होता है, बी हमारा सॉल्यूट के लिए होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि चीज़ें पहले कन्वेंशन से चल रही हैं वही हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है। अगर आपको न्यूमेरिकल करने को बहुत इजी बनाना है तो ये आपके दिमाग में रखना है चीज़ें। तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन आया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे हमें एम बी निकालना है तो एम बी को हम लेफ्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक 4 भी कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताएं। और इसके न्यूमेरिकल्स वो हम जब सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा तो हम लास्ट में एक ऑनलाइन सेशन ले लेंगे, उसमें आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं करके बता दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।